स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल की सॉल्यूशन सीरीज़ चैप्टर 1 के लिए। सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मॉड्यूल्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। 4 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप ये आपको नोटबुक में लिख लेना है, बेस्ट रहेगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या क्या करना है। पर डे आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि हम मॉड्यूल को कलेक्ट करेंगे, चैप्टर के एंड पे ख़त्म करेंगे। टॉपिक होता है, आप देखिए उसमें से कितने सवाल आपके बन रहे हैं एंड पर डे आप कुछ क्वेश्चंस को ख़त्म कर दीजिए। सेकेंडली, अगर आपका कोई डाउट आता है तो सॉल्यूशन पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर आंसर की भी है, लास्ट तक सभी क्वेश्चंस की, और सॉल्यूशंस भी हैं। तो उसमें प्रॉपर सॉल्यूशंस अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको रेफ़र करेंगे। अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो आप सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ आप इससे गो थ्रू करेंगे। आई गेस आपके जो डाउट्स हैं उसका 80% पोर्शन यहाँ तक कवर हो जाएगा, इवन 90% भी हो जाएगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल कवर दैट डाउट एज वेल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैन डर वाल और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर, इन सब में से किस फोर्सेस में अट्रैक्शन शो होता है दो न्यूट्रॉन्स के बीच में? तो देखिए, अगर ये दो न्यूट्रॉन्स हैं एन एन, इनका कुछ मास होगा। क्योंकि इनका कुछ मास है तो ये आपस में ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर G m1 m2 बाय r²। सिंस दे हैव मासेस तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। दैट इज़ वन थिंग एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज इन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? ज़ीरो। बाय डेफिनेशन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जो भी ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहा है वो ऑप्शन गलत हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता चल गया सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन सही होगा। बट ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? तो वैसे तो हम इसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दूं तो मान लीजिए अगर ये एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब हाइपर क्लोज डिस्टेंसेस पे आ जाते हैं तब उस केस में एक नई फोर्स इनके बीच में लगने लग जाती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है आपके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए, जो कि एटम के अंदर होती है। ठीक है, सो आर आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। आप देख रहे हो इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कवर नहीं किया। आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्यों नहीं किया। बिकॉज सम क्वेश्चन आर जस्ट स्ट्रेट अप, आपको बस फॉर्मूला टिक करना है या कुछ उसमें करने का नहीं है, सो उस तरह के क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं। थर्ड देखिए, इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम कैरियर्स टू द ग्राउंड विच टेक इनफ्लेमेबल मटेरियल। इनफ्लेमेबल मटेरियल क्या होता है? इस तरह का मटेरियल जो फ्लेम या आग पकड़ सकता है। तो मेटल की रोप्स अगर आप किसी कंटेनर से ज़मीन पर टच कराओगे तो इसका पर्पस क्या होगा? आप देखो अगर, तो यहाँ से मेटल की रोप्स टच हो रही है ग्राउंड से। इसका कारण क्या है? मान लीजिए इस पर चार्ज डेवलप होता है। इस पर चार्ज डेवलप होगा कैसे भाई? ये पूरा का पूरा एक मटेरियल है, ये पूरा का पूरा एक मटेरियल है। इस पर एयर हिट करती है अगर, तो एयर क्या देगी? फ्रिक्शन देगी। एयर में भी तो पार्टिकल्स हैं, वो इसको हिट करेंगे तो इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब अगर इस पर चार्ज बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और किसी चीज़ से वो टच होता है तो ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास एक फियर रहता है कि स्पार्क डेवलप हो सकता है, राइट? और जैसे ही स्पार्क डेवलप होगा, आपका मटेरियल ऑलरेडी इन्फ्लेमेबल है तो फायर कैच हो जाएगी। तो आपको ये अवॉइड करने के लिए क्या करना है? ये मेटल की रोप्स है, कंडक्टिंग है, तो ये चार्ज फ्लो करके अर्थ में चला जाएगा। एंड आई होप आपको याद होगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग या अर्थिंग। क्लियर? So their speed is controlled? No. To keep the gravity of the carrier near to the earth? No. To keep the body of the carrier in contact with the earth? Yes. ताकि वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो हमारा कौन सा प्रोसेस है जो अचीव हो जाएगा? ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। क्वेश्चन नंबर 5, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। और मैं थोड़ा सा अगर आपको इसकी वर्किंग पे बात करूँ तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या है कि आपके पास एक फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन है। यहाँ पर आपके पास नॉब है मेटल का, और ये मेटल का नॉब नीचे आके इसे पतली पतली गोल्ड लीफ, एक्चुअल गोल्ड की जो लीव्स होती हैं उसमें डिवाइड हो गया। अब होता क्या है कि आप अगर इस पर चार्ज डालते हैं तो कंडक्टिंग बॉडी है तो ये चार्ज ट्रैवल करेगा और ये इन गोल्ड लीव्स पे भी आ जाएगा।
क्योंकि गोल्ड लीफ बहुत पतली होती है। गोल्ड लीफ बहुत पतली क्यों हो सकती है? बिकॉज गोल्ड हैज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, सो सिंस इट्स सो मैलिएबल कि आप इतनी थिन शीट बना सकते हो कि वो एकदम पत्ते जैसी पतली होगी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इतना हो जाएगा कि लीफ दूर भागेंगी। तो फिर इस डिवाइस का काम क्या है? अगर कोई भी चीज़ चार्ज है, इस डिवाइस पे टच करा दो, जैसे आप टच कराओगे लीव्स दूर दूर भागेंगी, दूर दूर भागेंगी तो पता चल जाएगा कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो दो चीज़ें पता चलती हैं, एक कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, दूसरा कि उस बॉडी पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक चीज़ टच की जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम है तो लीफ थोड़ा सा दूर भागेंगी, लेकिन अगर किसी पे चार्ज बहुत ज़्यादा है तो लीफ बहुत ज़्यादा दूर भागेंगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बता सकता है कि चार्ज कम है या ज़्यादा, या ये बता सकता है चार्ज है या नहीं है। सो आवर ऑप्शन वुड बी used to detect the presence of charge on a body, and it is called an electroscope. One metallic sphere is given a positive charge. Whereas another identical metallic sphere B is given exactly same identical metallic sphere of exactly same mass, दोनों का मास सेम है, is given equal amount of negative charge. जितना उस पर पॉजिटिव उतना इस पर नेगेटिव। तो दोनों के मास में क्या फ़र्क होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके, और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके। इसने कुछ खोया है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसने कुछ पाया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, सिंस इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ मास होता है, तो वो जो नेगेटिवली चार्ज वाली बॉडी है उस पर मास ज़्यादा हो जाएगा, तो मास ऑफ बी इंक्रीजेस। अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क इज यूज टू चार्ज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। वही जो अपना पीछे इलेक्ट्रोस्कोप था, मैं सीधा स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये रहा। ये लीफ रहे, इज यूज टू चार्ज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड द लीव्स आर ऑब्जर्व टू डाइवर्ज। कोई चार्ज आपने डाला है, अच्छा ग्लास रॉड से टच किया है, ग्लास रॉड, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि ये कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हमारे इस पे पूरे पे कैसे चार्ज जाएंगे, पॉजिटिव, लीव्स दूर दूर भागेंगे, ठीक है। फिर इसको एक्सरे से एक्सपोज किया शॉर्ट पीरियड के लिए। एक्सरे से जब भी आप एक्सपोज करोगे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगी तो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो ये जो हमारे गोल्ड लीफ थे वो दूर भाग रहे थे क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा तो गोल्ड लीफ क्या आएंगे, वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, द गोल्ड लीव्स विल कोलैप्स, कोलैप्स कर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउसेज हैज़, हमारे घर में जो वायरिंग होती है उसमें 3 वायर्स होते हैं। एक वायर होता है लाइव वायर जिससे करंट आता है, न्यूट्रल वायर जिससे करंट जाता है, अर्थिंग वायर जिससे एक्स्ट्रा अगर चार्ज डेवलप होता है तो वो अर्थ में जा सके। सो लाइव से रिसीव होगा, या कह लो एंटर, न्यूट्रल से एग्जिट, और इससे ग्राउंडिंग एक्सेस चार्ज के लिए। डन। क्वेश्चन नंबर 10 था, सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। हमारे पास एक सोप का बबल है, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया गया। हाँ जी, तो फिर तो अब इसके रेडियस पे क्या असर पड़ेगा, ये रहा इसका रेडियस। अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो पूरे के पूरे सोप बबल को अपने साथ पकड़ के क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो ये जो सोप बबल है हमारा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, सोप बबल एक्सपैंड करेगा, रेडियस इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11th, 2 बॉडीज आर रब्ड, बॉडी ए, बॉडी बी, वन एक्वायर्स Q1 चार्ज, अदर एक्वायर्स Q2। अब अगर हम इनको रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन। मान लीजिए इसने गेन किया नेगेटिवली चार्ज, इसने लूज़ किया पॉजिटिवली चार्ज। इस पे चार्ज बता रहा है Q1, इस पे चार्ज बता रहा है Q2। तो रेशियो ऑफ Q1/Q2 क्या होगा। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसको दिया तो इस पर -E का चार्ज आएगा और इस पर कितना आएगा, +E का।
मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा इस पर जितना चार्ज आएगा और नेगेटिव उतना इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, विच मीन्स ये दोनों के दोनों चार्ज कैसे होंगे, बराबर होंगे जो डेवलप होंगे एक दूसरे पे, विच मीन्स Q1 का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू Q2 के मैग्नीट्यूड के। तो अगर इनका रेशियो करूँ तो रेशियो क्या आएगा 1:1, और ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है -1:1। क्यों? क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव। 12th क्वेश्चन, 2 बॉडीज आर रब्ड एंड वन ऑफ देम इज नेगेटिवली चार्ज। 2 बॉडीज़ को रब किया है, एक नेगेटिवली चार्ज हो गई है, नेगेटिवली चार्ज हुई होगी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। Mi स्टैंड फॉर इनिशियल मास। ओके, तो ये बॉडी का पहले जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाले गए थे उसका इनिशियल मास था Mi, बाद में हो गया Mf। Mf क्या है? Mf में उसने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए हैं, तो कौन सा मास ज़्यादा होगा? मास फाइनल वुड बी ग्रेटर देन मास इनिशियल, फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो इंडक्शन क्या प्रोसेस है हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, उसको विसिनिटी में लेकर आते हैं या पास लेके आते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के, अनचार्ज बॉडी के। तो अनचार्ज बॉडी पे जो पॉजिटिव चार्ज की जैसे मैं बॉडी लेके आया हूँ तो नेगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा इस तरफ खिंचता हुआ, और इस तरफ क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बट द फैक्ट कि इसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो कर पाया, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर पाया, विच मीन्स कि चार्ज का फ्लो इसमें अलाउड है। ये जो भी मटेरियल है इसमें चार्ज का फ्लो अलाउड है, चार्ज फ्लो इज़ अलाउड। और चार्ज फ्लो किस में अलाउड होता है? सोचिए, द आंसर इज कंडक्टर्स। सो सिर्फ कंडक्टर्स में ही मेटल का चार्ज का फ्लो अलाउड है। अगर आप इंसुलेटर के पास लेके भी आ जाओ तो उसके चार्जेस ऐसे फ्लो करके नहीं आ पाएंगे कि उसमें चार्ज का फ्लो अलाउड ही नहीं होता। चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1। एक बॉडी है जिस पे चार्ज है Q1, एक दूसरी बॉडी को चार्ज किया गया है इंडक्शन से, उस पर चार्ज डेवलप हुआ है Q2। तो मान लीजिए इस पे ऐसे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर चार्ज मान लो आपका 100 कूलम का है, तो यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस है वो हद से हद कितना हो सकता है? अगर परफेक्ट इंडक्शन है, परफेक्ट इंडक्शन है मतलब पूरा पूरा इंड्यूस हो गया, तो उस केस में 100 कूलम आ सकता है, ठीक है। बट या तो इंडक्शन 100 कूलम से कम होगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 100 कूलम। तो अगर इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, तो Q2 इक्वल हो सकता है Q1 के या उससे कम हो सकता है। तो हमारे पास कुछ कहानी ऐसी बनेगी दैट Q1 वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Q2। सो Q1 बाय Q2 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ध्यान समझिएगा इस बात को। एक तरफ चार्ज है मान लीजिए 100 कूलम का, तो दूसरी तरफ इंडक्शन है भाई, कनेक्ट तो कर नहीं दिया, तो चार्ज फ्लो करके आएगा। मान लो किसी अड़चन की वजह से, किसी बॉन्डिंग की वजह से चार्ज नहीं आ पाया पूरा पूरा, तो कम आ जाएगा। लेकिन अगर पूरा पूरा आता भी है तो उतना ही तो आएगा जितना ओरिजिनल बॉडी पे 100 तो 100 ही आ सकता है। सो एट मैक्स दे कैन बी इक्वल, बट जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो ओरिजिनल चार्ज से या तो कम रहेगा या उसके बराबर रहेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अ बॉडी A इज बीइंग चार्ज बाय अनदर बॉडी B, चार्ज एक्वायर्ड बाय A डिपेंड्स अपॉन। तो जो बॉडी चार्ज एक्वायर कर रही है, जिसको इंड्यूस किया जा रहा है इंडक्शन के प्रोसेस में, उसका चार्ज किस किस बात पे डिपेंड करे? डिस्टेंस, ऑब्वियसली इंडक्शन में आप कितना पास लाए हो ये बहुत मैटर करता है। देन नेचर ऑफ द मटेरियल, मान लीजिए इंडक्शन में आपने इंसुलेटर लगा दिया तो बात नहीं बनेगी। तीसरा, नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग ए और बी को सेपरेट करने वाला मीडियम, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। 21, when glass rod is rubbed with silk cloth, charge appears on both. This observation is consistent with the law of conservation of charge. तो एक ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ से, ग्लास रॉड हो जाएगी, ग्लास रॉड हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और हमारा सिल्क क्लॉथ हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिडर्ड इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज चार्ज अपीयरिंग बोथ बॉडी आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना चार्ज एक पे आया है वो कहीं से आ नहीं गया, वो दूसरी बॉडी से आया है, ठीक है ना। जितना एक बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आया, दूसरा उतना ही उस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो दोनों पे चार्ज आएगा इक्वल एंड ऑपोजिट।
If a body gives out 10 to the power 9 electrons per second, how much time is required to get a charge of 1 coulomb from it? Okay, so Q equal to NE. टोटल चार्ज कितना करना है 1 कूलम, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे ये पता करना है। और बॉडी जो देती है वो देती है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में जा रहे हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? 10 की पावर 9 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, इतना चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और टोटल चार्ज जो हमें अचीव करना है दैट इज़ 1 कूलम। ओके, तो आपको टोटल चार्ज वन कूलम एंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में निकल रहे हैं, और वो कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करें? इतना। तो हमारा टाइम निकालने का तरीका क्या होगा? टोटल चार्ज जो कि 1 है और हर सेकंड में कितना निकल रहा है? 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। तो हमारा टाइम आ जाएगा 1/1.6 इंटू में 10 की पावर 19 -9। सो ये टाइम हमारा हो जाएगा 1/1.6 इंटू में 10 की पावर 19 -9, 10 की पावर 10। अब ये इतने सेकेंड्स आ गया। इसको डिवाइड बाय 60 करोगे तो मिनट्स हो जाएगा, डिवाइड बाय अनदर 60 करोगे तो आवर्स हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा है आवर्स के टर्म्स में भी। डिवाइड बाय 24 करोगे तो डेज़ हो जाएगा, तब भी बहुत ज़्यादा बड़ा टर्म है, 10 की पावर 10 है। तो इसका आंसर सालों में जाएगा। यानी ये मैंने देखो सॉल्व नहीं किया पूरा का पूरा, बेसिक लॉजिक लगाओ कि 10 की पावर 10 को अगर मैं 60 से 2 बार डिवाइड करूँ, 24 से भी डिवाइड करूँ, क्या फिर भी वो एक बहुत बड़ा टर्म है? द आंसर इज स्टिल इट्स अ बिग टर्म। आंसर आवर्स में, मिनट्स में या डेज में नहीं आएगा, सालों में जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट अ चार्ज। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? चार्ज कितना देना है? 2.4। नंबर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19। सो n इक्वल्स 2.4 बाय 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। n इक्वल्स पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 4 6 4 4। दिस इज़ 3/2 टाइम्स 10 टू द पावर पॉजिटिव का 19 या 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 19। ऑप्शन नंबर बी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन्स, अब ध्यान से सुनना, 1 kg जो है उसमें इतने एटम्स हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम, हर एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 1। तो कितना चार्ज गेन होगा 1 ग्राम में? तो सबसे पहले 1 ग्राम में देखो एटम्स कितने हैं। तो 4 इंटू में 10 की पावर 20 एटम्स। 1 ग्राम है तो 1000 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 1 ग्राम में एटम्स आ गए 4 इंटू में 10 की पावर 70 एटम्स। अब 1 ग्राम में आपको बताना है कितना चार्ज गेन होगा अगर इतने एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हर एक एटम से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, हर एक एटम से निकल रहे हैं, एटम कितने? इतने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड भी 4 इंटू में 10 की पावर 17 एटम्स। इतने एटम्स रिमूव हो रहे हैं, इतने एटम में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे? 4 इंटू में 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन, एटम इतने इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे। तो चार्ज कितना गेन होगा? एक इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 17 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। 16 टाइम्स 4 इज 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर -2। बी ऑप्शन। Magnitude of force between 2 point charges Q1 which are separated by distance R। Q1 Q2 बीच की दूरी R। F का मैग्नीट्यूड का, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनता है K Q1 बाय R स्क्वायर। तो जितने भी ऑप्शन में नीचे R स्क्वायर नहीं है वो तो गलत हो गए। यही सही है बस, इसमें भी एक R से ये R कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ R बचेगा, दैट विल बी रॉन्ग। 26 सपोज चार्ज ऑन अ मेटेलिक स्फीयर इज Q। ओके,
एक मेटालिक स्फीयर है, उस पर चार्ज कितना है Q. इफ़ द स्फीयर इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर. अच्छा, इसको एक अनचार्ज स्फीयर से कॉन्टैक्ट किया है जिस पे चार्ज है 0. बाय सिमेट्री चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी. दोनों को टच करा दो. मैंने बताया था आइडेंटिकल केस में चार्ज 50-50 हो जाएगा. तो Q नेट बाई 2 कर दो. Q नेट कितना है? टोटल चार्ज Q प्लस 0/2 Q/2. तो अब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? Q/2. अनचार्ज वाले भाई साहब पे भी चार्ज कितना आ जाएगा? Q/2. तो बाय सिमेट्री चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी Q/2. तो जिनमें Q/2 नहीं है वो ऑप्शन हट गए. अब ए और बी में से कुछ सही होगा. अगला सवाल क्वेश्चन का बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज स्फीयर इज वैरीड सो दैट इट बिकम्स हाफ द इनिशियल डिस्टेंस. मान लीजिए इनके बीच में कुछ डिस्टेंस था, ठीक है. ये एक स्फीयर रहा अपना, ये एक स्फीयर रहा. इनके बीच का डिस्टेंस था लेट्स से r. When the distance between two charge sphere is varied so that it becomes half the initial distance, अब फोर्स क्या होगी भाई? अब इनके चार्जेस हो रखे हैं Q/2 Q/2. तो इनकी फोर्स जो थी वो मान लेते हैं Q/2 टाइम्स Q/2 बाय r². नई फोर्स में डिस्टेंस को क्या कर रहा है? हाफ. तो F डैश बराबर K टाइम्स Q/2 टाइम्स Q/2 और R का हाफ यानी R/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर. तो यहाँ से बनेगा Q/2 r² और ऊपर एक आ जाएगा 4 क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 4 और वो 4 ऊपर आ जाएगा. तो ओरिजिनल फोर्स से आप देख रहे हो कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया. बाकी तो पूरा का पूरा टर्म सेम है. आप नोटिस करो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम है, सिर्फ 4 टाइम्स का इंक्रीमेंट आ गया. सो Q/2 एंड 4 टाइम्स. Force between two charges Q1 and Q2 separated by a distance r is proportional to Q1 Q2 by r². तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा? अबे यार ये क्वेश्चन कैसे रह गया? ये तो सीधा ही है. नेक्स्ट देखते हैं. इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस फोर्स ऑन चार्ज Q2 by Q1 विल बी. देखो कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ दिख रहा है. वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा याद करेंगे. K/Q1 Q2 by r² जनरली होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो आता है K/Q1 Q2 by r² मल्टीप्लाइड बाय r यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर जो आता है वो आता है वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इससे आता है ये. तो ये फॉर्मूला जब एक्सपैंड करने लगते हैं तो ये ऐसा दिखता है वेक्टर फॉर्म K/Q1 Q2 by r². ये हो जाएगा r वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा K/Q1 Q2 बाय r³ मल्टीप्लाइड बाय r वेक्टर. तो जहाँ पे r³ दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है r³, यहाँ दिख रहा है r³, इन सभी में यहाँ पर कैप नहीं आना चाहिए था. यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वेक्टर आना चाहिए पूरा पूरा. तो ये ऑप्शन C और D हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे. तो फिर जिसमें कैप दिख रहा है और r² दिख रहा है जो कि इसकी तरह सिमिलर लग रहा है वो ऑप्शन हमारा कौन सा है? A. डन. क्वेश्चन नंबर 29. Fg and Fe represent gravitational electrostatic force between electron and proton at a distance of 10 cm. So this is your electron, this is your proton. Distance between them is 10 cm. तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऑर्डर क्या होगा. ऑर्डर बोला है मतलब आपकी जो नंबर वाली वैल्यूज है उससे मतलब नहीं है, 10 की पावर चेक करनी है कितनी होगी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालो सबसे पहले. K इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, प्रोटॉन पे भी E होता है और बीच की दूरी 10 जिसको मैं बोल सकता हूँ 0.1 का स्क्वायर. ग्रेविटेशनल में फॉर्मूला होता है Gm1 m2 बाय बीच की दूरी 0.1 का स्क्वायर. Fg/Fe करना है तो Fg/Fe कर देते हैं. Fg है Gm1 m2 बाय 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय K टाइम्स E बाय 0.1 का स्क्वायर. अब क्या क्या कैंसिल होगा चेक करते हैं. 0.1 स्क्वायर से 0.1 स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल. अब बस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डालनी है. G की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11. मास ऑफ फर्स्ट एंड मास ऑफ सेकंड. तो मास ऑफ फर्स्ट मान लो अगर इलेक्ट्रॉन का मानते हो सो 9.1 टाइम्स 10 टू द पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू द पावर -27. ये Gm1 m2 लिख दिया.
नीचे k की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। तो ये हमारा Fg/Fe का रेशियो आ रहा है। काटा पीटी कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होती दिख जाएंगी। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को कैंसिल करोगे तो आपको 10 की पावर भी दिख जाएगी। थोड़ा सा हिंट इतना ज़रूर दे देता हूँ, इस 9 से 9.1 को कैंसिल कर लेना, इतना अप्रॉक्सीमेशन चल जाता है। 1.6 को 1.67 से कैंसिल कर लेना, इतना अप्रॉक्सीमेशन चल जाता है। इसको अगर 1.6 बोल रहे हो तो इसको 6.4 बोल लेना, तो 4 पॉइंट समथिंग पे सीधा सीधा कट जाएगा। फिर ये सारी पावर्स बचेंगी, इनको कर लेना सॉल्व, आपका आंसर बी आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास सवाल है, फॉर चार्जेस Q1 एंड Q2 इफ फोर्स बिटवीन देम फॉर सम सेपरेशन इज F। तो देखिए Q1 Q2 इनके बीच की फोर्स फॉर सम सेपरेशन, लेट्स कॉल इट R, इज F। सो F का फॉर्मूला बनेगा K Q1 Q2 बाय R² या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया क्योंकि एयर में रखा है, तब कितनी है F उनके बीच में। तब बताओ जब मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो जाए E। आपको अगर याद हो मीडियम परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है ER इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ER को कभी बार K भी बोलते हैं तो K इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स इन अ मीडियम का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा E ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 बाय R²। अब इन्होंने खुद ही E ऑफ मीडियम मुझे ये बोल दिया है E, तो मैं इसको रख दूंगा FM इज इक्वल्स टू 1/4 पाई E Q1 Q2 बाय R²। अब मुझे किस किस को डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है फोर्स बिटवीन देम इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी। नई फोर्स क्या होगी ये बतानी है मुझे, FM बतानी है, ठीक है। तो FM बताने के लिए काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो। हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, फर्स्ट सेकेंड, डिवाइड बोथ ऑफ देम। सो FM बाय F नॉट, इसको F नॉट बोल देते हैं एयर और वैक्यूम वाले को। FM की वैल्यू आएगी 1/4 पाई E Q1 Q2 बाय R² और F नॉट की वैल्यू आएगी Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R² भी चला जाएगा ऊपर। ये आप देख लेना, आप जैसे भी सॉल्व करते हो। इसके बाद आप थोड़ा सा काटा पीटी अगर करें तो 4 पाई से 4 पाई जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 जाएगा, R² से R² जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, FM बाय F नॉट बचा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में E, या FM का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में E इंटू में F नॉट। F नॉट को सवाल तो खाली F ही बोल रहा है, तो E नॉट अपॉन में F बाय E, ये ऑप्शन। ओके ये क्वेश्चन कई बच्चों का डाउट था, तो थोड़ा आराम से इसको सॉल्व करते हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। क्या सवाल है देखते हैं। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं, सस्पेंड किए गए हैं फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ है। तो ये मासलेस स्ट्रिंग्स है जिनकी लेंथ है L। आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D, इनके बीच की दूरी कितनी है D, बट ऐसा कह रहे हैं कि D जो है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू L। D डिस्टेंस अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। रिपल्शन तो हो गई भाई, मान लो अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि देखो सवाल खुद कह रहा है आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स हैं, तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब अगला सवाल बोल रहा है द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक होते हैं, चार्ज लीक एट कांस्टेंट रेट। अगर कांस्टेंट रेट पे चार्ज लीक हो रहा है तो उस रेट को क्या बोलते हैं, dq/dt। और उन्होंने बोला है वो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को मैं k मान लेता हूँ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं अब तक। एज अ रिजल्ट अब इसमें से चार्ज जैसे लीक हो रहे हैं ऐसे ऐसे,
तो इनके बीच का चार्ज जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद द वेलोसिटी। अब इनके बीच का जो रिपल्शन है, पहले क्या था, अच्छा खासा रिपल्शन था, चार्जेस कमज़ोर हैं, रिपल्शन कमज़ोर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे विद अ वेलोसिटी v। तो आपको बताना है v वैरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम। इनके बीच की दूरी, अब जैसे मान लो डिस्टेंस d है, ये तो घटेगा ना, विल रिड्यूस, कुछ और हो जाएगा, d तो नहीं रहेगा। तो जो भी ये डिस्टेंस रहेगा, उस डिस्टेंस और रफ्तार के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमें पता करना है। आई थिंक अभी तक हमने सवाल समझ लिया कि क्या पूछ रहा है। अब देखते हैं सवाल को सॉल्व कैसे करना है। Every question starts with a neat and clean diagram, so let's make a neat and clean diagram. ये हमारे दो चार्जेस मैंने बता दिए। सो अज्यूम कर लो एट सम इंस्टेंट डिस्टेंस between charges has become x। मान लीजिए किसी डिस्टेंस, किसी वक्त के बाद चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या बन चुका है, x। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस x है। लीक तो करते ही रहेंगे, बट इस वक्त पे हम थोड़ा समय को रोकते हैं। ये L दूरी है, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो बाय सिमेट्री ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब इनके बीच में आपस में क्या होगा, एक रिपल्शन होगा, ये इस तरीके से। आई विल कॉल इट FE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक। नीचे की तरफ इन चार्जेस पे क्या लगेगा, mg, क्योंकि इनके बीच में कुछ फोर्स भी होगी, ओके। अब ध्यान से देखो, ये पूरा डिस्टेंस x था, ये जो पूरी की पूरी दूरी है वो दूरी कितनी है, x। तो सिर्फ इतनी दूरी को क्या x/2 कहना सही रहेगा, आई थिंक रहेगा। तो हमने क्या क्या चीज़ें मार्क कर ली, देखते हैं। मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी x/2 मार्क कर ली, सेम दूरी ये भी x/2 होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये कितनी है, L, ओके। अब देखना ज़रा ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg लग रहा है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ फर्दर आगे, एक लाइन को मैंने एक्सटेंड किया आगे की तरफ, तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट भी क्या बन जाएगा, थीटा। तो ये हमारा डायग्राम सेटअप हो गया। अब देखिए मैं आपको एक ट्राइंगल मार्क करके दिखा रहा हूँ, आपको देखना है उस ट्राइंगल के अंदर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये देखो ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर है x/2, और जो बेस है वो ये दूरी है। ओ शिट, बेस तो पता ही नहीं है हमें तो ये हाइपोटेनस पता है, बेस नहीं पता। तो अब क्या करें, पाइथागोरस लगाओ। हमें पता है हाइपोटेनस है L², परपेंडिकुलर है x/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में मेरे पास एक बेस है जिसका मैंने स्क्वायर मान लिया। तो यहाँ से हो जाएगा L² माइनस x²/4 इज इक्वल्स टू b², एंड b वुड बी अंडर रूट L² माइनस x²/4। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, किसकी, b की वैल्यू आ गई, जो कि रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे tan थीटा में क्या लिखा था, x/2 एज द परपेंडिकुलर, बेस की जगह पे आएगा ये भारी सा टर्म L² माइनस x²/4। बट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पता है कैसे, यहाँ पर बोला हुआ है सवाल में, अगर आप ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस जो d है वो लेंथ के आगे बड़ा छोटा है, और ये जो x है ये तो डिस्टेंस d से भी छोटा है। तो
ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो d से छोटा है और d किससे छोटा है, d मच लेस है l से, तो इस वजह से l के आगे तो x तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। अंडर रूट एल स्क्वायर क्या बन जाएगा, x, तो यहाँ से tan थीटा की मेरी वैल्यू आएगी x/2l। वेरी गुड, हमने ये फिगर आउट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर अगर हम tan थीटा देखें तो इस थीटा के जस्ट सामने कौन सी फोर्स आएगी, ये Fe, और ये वाली फोर्स कौन सी आएगी इसके आगे, mg। सो tan थीटा वुड ऑल्सो बी इक्वल टू Fe/mg। Fe का फॉर्मूला होगा k, दोनों चार्जेस को उस पर्टिकुलर टाइम पे लीक होके, मान लो q चार्ज बताए तो q, तो k q बाय बीच की दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा mg। देखिए एक tan थीटा मेरे पास ये आया, एक tan थीटा मेरे पास ये आया, दोनों को बराबर रखो, k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर टाइम्स mg इज इक्वल्स टू x/2l। अब सवाल में जो आंसर है ना वो आप नोटिस करो तो प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में पूछ रहा है, और प्रोपोर्शनैलिटी में मेरे पास एक सहूलियत होती है कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करने की। फॉर एग्जांपल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, फोर्स रिमूव करूँगा तो k आता है, तो मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू पे गया, तो मैंने कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया। अब अगर मैं रिवर्स करता हूँ, कहीं पर इक्वल लगा हुआ है और मुझे प्रोपोर्शनैलिटी पे जाना है, तो मुझे कांस्टेंट्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल पे अगर जाते हैं तो कांस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, लेकिन अगर इक्वल से प्रोपोर्शनैलिटी पे जाना है तो कांस्टेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। एक में कांस्टेंट्स को ऐड, एक में कांस्टेंट को रिमूव। सो अगर मैं यहाँ पे इक्वल की जगह प्रोपोर्शनैलिटी लाना चाहता हूँ तो कांस्टेंट्स हटाने पड़ेंगे, बट कांस्टेंट्स हैं क्या क्या, के कांस्टेंट है हमारे पास, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचा क्या, q, क्योंकि चार्ज घट रहा है तो q चेंज होता रहेगा, और x क्योंकि वो चीज़ पास आ रही है तो x चेंज होता रहेगा, तो मेरे पास बचेगा q स्क्वायर बाय x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻3। ये मेरे पास एक टर्म आके बच गया। अभी भी मुझे चाहिए v और x के बीच में, मुझे मिला है q और x के बीच में, तो अब क्या करूं, थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। पैज यहाँ पर पेज ऐड कर देते हैं। तो q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x3। अब देखो यहाँ से दिमाग लगाओ, x है, v चाहिए, तो v बराबर क्या होता है, dx/dt। ये दिमाग आपका चलना चाहिए। तो अगर q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x⁻3 के, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So differentiation of q squared with respect to time would be directly proportional to differentiation of x⁻3 with respect to time। अब करेंगे, बट अब करने में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी क्या है कि हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे नहीं, क्योंकि ये t के फंक्शन ही नहीं है। तो अब क्या करना है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, बट डिफरेंशिएट करने से पहले ना एक स्टेप और पीछे देखना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ मेरे पास ना ये dq/dt था और वो कैसा कांस्टेंट था, चार्ज की लीकिंग का रेट कांस्टेंट है, तो मुझे dq/dt चाहिए, dq²/dt नहीं चाहिए। तो पता है क्या करेंगे, इस स्टेप को फोकस करेंगे, ठीक है। इस स्टेप को एक बार देखो, इस स्टेप में अगर मैं क्यूब रूट स्क्वायर रूट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ q स्क्वायर x⁻3 का स्क्वायर रूट, q स्क्वायर का बच जाएगा q, x⁻3 का हो जाएगा x⁻3 और रूट को पावर 1/2 बोल सकते हैं, तो यहाँ से ये q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x⁻3/2 के। अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so dq/dt would be directly proportional to differentiation of x⁻3/2 with respect to time।
डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर होता है n(x(n-1). सो यहाँ से dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर आएगी आगे ऑलरेडी प्रेजेंट पावर में -1 साथ में dx बाई dt। ये dx बाई dt साथ में क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसका आंसर है चेन रूल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चेन रूल पढ़िए प्लीज़। तो हमारे पास बचा dq बाई dt। अच्छा dq बाई dt बार बार क्यों लिखना है, इसको कांस्टेंट k ही मान लो क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट चीज़ है। प्रोपोर्शनल टू 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1/2 तो इसमें बचेगा 1/2 और dx बाई dt बन जाएगा वेलोसिटी। अब कुछ कुछ v और x के टर्म्स में रिलेशन दिखने लग गया। प्रोपोर्शनलिटी है तो कॉन्स्टेंट्स को हटाओ, 3, 2, k ये सब कॉन्स्टेंट है, हटा दो। तो यहाँ से आपके पास बचेगा v को अगर नीचे ले आओगे तो 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2। तो ये हमारा चेक करते हैं आंसर कैसे आ रहा है। v प्रोपोर्शनल टू x करना है तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x की पावर 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अब इसको ऐसे लिख लो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2 ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को नहीं समझा दोबारा रिपीट करना। इसमें जो चीज़ें मैंने मेंशन की आपको आनी चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर यू गो थ्रू देम सो दैट यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, राइट। ओके, सपोज द स्फीयर्स A and B with charge this and this having distance between their centers is 50 centimeter, have identical sizes. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो ये हमारे पास है A, ये है B। इनका चार्ज है 6.5 टाइम्स 10 to the power -7 कूलम्स, जिसको कि मैं Q बोल देता हूँ। दूसरे भाई साहब पे भी इतना ही है, 6.5 टाइम्स 10 to the power -7 coulombs, let's call it Q, and distance between the centers is 50 centimeter. A third sphere same size but uncharged is first in contact with A. A के साथ कांटेक्ट में लेके आए हम एक अनचार्ज स्फीयर को, जीरो चार्ज, लेट्स कॉल इट C। तो अब इन दोनों पे नया चार्ज क्या आ जाएगा, तो Q नेट बाय हाफ करते हैं, Q + 0/2 तो Q/2 आ जाएगा। तो मैं मेंशन करूँगा न्यू चार्ज ऑन A इज इक्वल्स टू Q/2। न्यू चार्ज ऑन C वो भी कितना हो जाएगा, Q/2। B से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। तो जो नया है इसको पहले A से टच किया, कर दिया, अब उसके बाद उसको B से टच करना है, टच C एंड B। तो ये हमारा C आ गया Q/2 चार्ज लेके, ये हमारा B आ गया, इस पर ऑलरेडी चार्ज कितना था Q, तो डिवीजन करेंगे तो Q नेट बाय हाफ लगाते हैं। सो Q/2 प्लस Q/2 सॉरी इस पे चार्ज Q/2 नहीं है, इस पे तो Q है, Q/2 प्लस Q/2, Q प्लस Q/2 हो जाएगा 3Q/2 और अपॉन में एक 2 है तो हमारा जो Q नेट बाय हाफ बनेगा बन जाएगा 3Q/4। तो अब न्यू चार्ज C पे ऑन C इज 3Q/4 एंड न्यू चार्ज ऑन B इज इक्वल्स टू 3Q/4। दोनों पे ही चार्ज कितना आ रहा है, 3Q/4 3Q/4। इट्स एज सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम, राइट, डन। तो मेरे पास B C पे चार्ज आ गया। C को फिर इक्वेशन से रिमूव कर दिया। नई फोर्स ऑफ रिपल्शन A और B के बीच में क्या होगी, फोर्स F' चार्ज ऑन A चार्ज ऑन B डिवाइड बाई बीच की दूरी r का स्क्वायर। K चार्ज ऑन A जो है वो हो गया था Q/2, चार्ज ऑन B हो गया था 3Q/4 और बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर ही थी ना, हाँ, तो उसको 1 मीटर का हाफ कर देंगे तो 0.5 स्क्वायर्ड। अब पेज लगेगा एक और,
अब इस चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो एफ डैश वुड बी इक्वल टू के बराबर 9 इंटू में 10 की पावर 9, क्यू हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, बचेगा 3/8 और नीचे 0.5 का स्क्वायर यानी 0.5 टाइम्स 0.5। अब सारी वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं। एफ डैश बराबर 9 इंटू में 10 की पावर 9, क्यू कितना आया था हमारे पास 6.5 इंटू में 10 की पावर -7, 6.5 इंटू में 10 की पावर -7, स्क्वायर करेंगे तो 6.5 टाइम्स 10 की पावर -7 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 9 इंटू में 10 की पावर 9 के क्यू स्क्वायर बाई 3, 8 टाइम्स 0.5 टाइम्स 0.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। अब 5 और 65 को डिवाइड करेंगे तो 13 5 से 65, तो ये जाएगा 13 पे, ये जाएगा 13 पे। अब हमारे पास बचा है 9 टाइम्स 13 टाइम्स 13 टाइम्स 3 बाय 8। 10 की पावर देखो 9 -7 -7, ठीक है। तो 9 -7 -7, तो 9 - 14 वुड बी -5। ओके, तो अब इसके बाद एक बार ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, हो सकता है पावर से आंसर जाए, नहीं तो फिर हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर -5 बच रहा है हमारा, इस 9 3 जार 27 टाइम्स 13 टाइम्स 13 बाय 8 इंटू में 10 की पावर -5। पावर से बात नहीं पड़ेगी, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 टाइम्स 13 टाइम्स 13 and divide that term by 8, you are getting 570.37 times 10 to the power -5। ओके, तो ये 5.7 के टर्म्स में ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। आप पावर भी वेरीफाई कर लोगे तो हो जाएगा। 10 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ फोर्सेज बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कॉन्स्टेंट चार्ज A in air and B in a medium of dielectric constant K would be। दो स्फीयर्स के बीच में एयर है, चार्ज Q है, रेडियस मैंने मान लिया R, तो फोर्स बन जाएगी KQQ बाय R स्क्वायर या KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसको एयर है तो एक्सपैंड करेंगे तो बन जाएगा 1/4πε0 टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब अगर मीडियम है तो एफ ऑफ मीडियम वुड बी इक्वल टू 1/4πε0 की जगह क्या आएगा, ई ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज बाय बीच की दूरी आर का स्क्वायर। ई एम जो होता है वो होता है ई आर टाइम्स ε0। ई आर किसके बराबर होता है, के। तो ई एम विल बी रिप्लेस्ड बाय 1/4π के टाइम्स ε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मेरे पास आई एफ एम। अब किसका रेशियो बताना है आपको, दोनों फोर्सेज आ गई, आपको रेशियो बताना है। द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्फीयर ए इन एयर बाय मीडियम, एयर बाय मीडियम करना है यानी एफ बाय एफ एम करना है। एफ करो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू में 4πk∈0 आर स्क्वायर। और देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अलग कलर, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 4π तो बचा k/1, बी ऑप्शन। 2 point charges are placed, 2 point charges are placed a certain distance in air। मान लीजिए चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, डिस्टेंस आर इन एयर पिन को रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ Q1 Q2। एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, तो इनके बीच की फोर्स है F विच इज़ K या 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देन द डिस्टेंस R डैश, इनके बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया R डैश, at which these charges will exert the same force।
एक ऐसा डिस्टेंस आर डैश जिसमें फोर्स सेम रहे लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाए मीडियम में, तो इसकी फोर्स निकालते हैं। फोर्स सेम रहनी चाहिए तो एफ ही रहेगी 1/4 पाई। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया तो एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ जाएगा, ऊपर बताया था Q1 Q2 बाय बीच की दूरी आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे आर डैश और इसका स्क्वायर। दोनों फोर्सेस सेम है, ये भी दोनों को बराबर रख दो। सो ऊपर वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर डैश का स्क्वायर। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्या बचा 1/r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/k आर डैश का स्क्वायर। अब करना क्या है, आर डैश बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय के, आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाय अंडर रूट के। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जी मीन्स 2013। टू चार्जेस each equal to q are kept at x बराबर a minus a on the x axis. Make the x axis. x बराबर a, x बराबर माइनस a, each equal to q। फिर एक चार्ज रखा है -q/2 ओरिजिन पे, इसको दूसरे कलर से, ये रहा -q/2 ओरिजिन पे। इफ चार्ज q0 इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y लेस देन a, इसको y डिस्प्लेसमेंट दी हुई है थोड़ी सी, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे आ गया, कौन है ये q/2 और नेगेटिव है। ओके, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू, अगर इस पर नेट फोर्स जो एक्ट कर रही होगी वो कितनी होगी, x बराबर -a है, x बराबर +a है। देखते हैं, इसको इसे ज्वाइन करो, ये दूरी a है, ये दूरी y है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी √a² + y²। इसको इससे ज्वाइन करो, सेम कहानी √a² + y²। तो इतनी फोर्स से इसको इधर खींचेगा F। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या, हो सकता है शायद तुम्हें उस हौच पौच में समझ ना आए। मैं डायग्राम यहाँ दोबारा बना देता हूँ। यहाँ डिस्टेंस y है, यहाँ पर लग रही है फोर्स F, यहाँ पर लग रही है फोर्स F। दिस एंगल इज थीटा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा F cos थीटा, एक फोर्स की वजह से, और दूसरी की वजह से भी F cos थीटा। यहाँ पर F sin थीटा, यहाँ पर भी F sin थीटा। F sin थीटा वाले कॉम्पोनेंट दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो नेट फोर्स हो जाएगी 2F cos थीटा। सो F नेट वुड बी इक्वल टू 2F cos थीटा। 2 F फोर्स कितनी है, एक चार्ज है Q, वहीं जो ऊपर बैठा चार्ज है वो Q/2, बीच की दूरी है √a² + y² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अब अगर आप इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो, इस ट्राइंगल में, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी b/h। b क्या है y और h क्या है √a² + y², तो b/h y अपॉन में √a² + y²। ठीक, थोड़ा सा इस तरफ ले आओ, तो जाएगा 2kq² बाय, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हटाओ, बचेगा kq² इंटू में y अपॉन में, नीचे है a² + y² की पावर 1/2 की होल पावर 2, साथ में मल्टीप्लाई है a² + y², जो कि किस में, रूट में, जिसको मैं पावर 1/2 बोलूँ। ये 2 से 1/2 हो जाएगा कैंसिल।
तो हमारे पास बचेगा के क्यू स्क्वायर वाई बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। सो के क्यू स्क्वायर बाय वाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ए और वाई के बारे में कुछ कहा है, ये देखो यहाँ कहा हुआ है ए बहुत लार्ज है वाई से, तो वाई नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, नेग्लेक्ट। तो आपके पास हो जाएगा के क्यू स्क्वायर वाई बाय ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन में ए की पावर 3। ये नेट फोर्स आ गई। तो बोल रहे हैं नेट फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, वाई पे, 1/y पे। तो दिख रहा है ना नेट फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, एफ जो है वो डिपेंड कर रही है वाई पे। ए ऑप्शन ठीक। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स। तो ये चार्ज प्लस क्यू सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स, लेंथ एल है। द अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। एम जी बराबर 0, एम जी नहीं रहेगा। एंगल दोनों के बीच में क्या होगा और टेंशन एक एक में क्या होगी। अब देखो होता क्या है, जब एम जी होती है तो एम जी नीचे खींचती है, ये फोर्स इधर खींचती है और नेट फोर्स इधर बन जाती है और टेंशन उसको बैलेंस कर देती है। समझ गए, ये फोर्स है एम जी है, नेट फोर्स इधर बनती है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से टेंशन इसको बैलेंस कर देती है। तो ये इस तरीके से जो मैंने डायग्राम बनाया वैसे दिखेंगे। बट अब ग्रेविटी गई तो सारी नेट फोर्स इस तरफ हो गई। अब टेंशन कैसे बैलेंस करेगी, अब तो ये दूर भागते चले जाएंगे। कब तक दूर भागेंगे, तो ये दूर भागते चले जाएंगे जब तक ये ऐसे ना हो जाए। इनको नीचे खींचने वाला कौन है, कोई नहीं अब। सो एरिया एफ ई फोर्स, एरिया एफ ई फोर्स, ये लेंथ एल और ये लेंथ एल। एल कैपिटल है तो कैपिटल कर दो। ये हमारा वो पॉइंट था जहाँ से फिक्सिंग की हुई थी। तो इस तरीके से आ गए। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूंगा तो एक एक चार्ज क्यू का है, तो क्यू और बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2l और इसका स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर, या 2l के होल स्क्वायर के टर्म्स में आंसर है। ये गलत है, ये गलत है, 2l के स्क्वायर वाला सही है, ये वाला। और एंगल 180 डिग्री दिख रहा है ना, इनके बीच में कितने डिग्री एंगल है 180 डिग्री। एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशंस एंड द टेंशंस इन ईच केस विल बी, तो 180 डिग्री का हमारे पास एंगल भी दिख गया। ऑप्शन नंबर ए। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरी विद द डिस्टेंस एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा फोर्स घटेगा, आर बढ़ रहा है फोर्स घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है इसमें घट रहा है, बट इसमें आर स्क्वायर के टर्म्स में नहीं घट रहा है। ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर है, तो सी ऑप्शन। Two electrically charged particles having charges of different magnitudes when placed at distance d from each other experience a force. These particles are put in contact and placed at some distance. दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं, नहीं बताया पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव मान लो, या पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, या नेगेटिव नेगेटिव मान लो। सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर कर ली। डिस्टेंस डी है, इनके बीच में फोर्स एफ है। इनको अगर कॉन्टैक्ट में रखेंगे और वापस मतलब क्या करना है, टच करना है, दूर जाके रख देना है, तो नई फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। चेक करते हैं, 10 कूलम 10 कूलम, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देते हैं, इसको 6 कूलम देते हैं, +10 -6 -10 -10, सब पे अलग अलग वैल्यूज़ भी असाइन कर दी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, डिफरेंट है। टच करेंगे, प्लस और प्लस को टच करेंगे तो ओवरऑल चार्ज फिर भी कैसा रहेगा, प्लस, और जब दूर रखेंगे तो फिर से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ तो आंसर आ रहा है रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है 10 का, नेगेटिव है कम का, ऐड करेंगे तो 10 में से 6 माइनस होगा, बचेगा 4, तो ओवरऑल चार्ज बचेगा पॉजिटिव, दोनों में डिवाइड होगा तो भी फिर बाद में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, तो आंसर हमेशा कैसा रहेगा, रिपल्सिव। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने पॉजिटिव को ज़्यादा ले लिया नेगेटिव को कम ले लिया, जैसे +10
और -6, तो इनका नेट क्या बनेगा टच करने पे? 10 - 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कूलम सबको मिल जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। व्हाट इफ -10 और 6 होता तो क्या रिपल्शन तब नहीं होता? चेक करते हैं। -10 + 6/2, -10/6, -10/6 कितना बनेगा? -4/2, दोनों पे -2 का चार्ज आएगा, फिर भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो हमेशा रिपल्सिव ही रहेगा। मैंने आपको सारे केस तक कंसिडर करके दिखा दिया। ओके, हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, सभी 1 कूलम के हैं और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो ये रहा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके कॉर्नर पे एक एक कूलम के चार्ज रखे हुए हैं। इक्विलेटरल की खास बात, सारी साइड से 2 कूलम का चार्ज सेंट्रॉइड पे रख दिया। तो अब इस पे बताओ कि नेट फोर्स क्या होगी? 1 कूलम फेंकेगा, ये 1 कूलम फेंकेगा, ये 1 कूलम फेंकेगा। तो जब आप देखोगे तो कहानी कुछ ऐसी बन जाती है। इन सभी के बीच में 120 डिग्री का आपको एंगल दिखेगा। फोर्सेस भी सारी सेम है क्योंकि सबसे दूरी सेम है। अब किन्हीं भी 2 फोर्स को कंबाइन कर लो, F, ये भी F, बीच में 120 डिग्री एंगल। आपको याद हो तो इसका रिजल्टेंट F आता है और बीच से आता है, तो इसका रिजल्टेंट F आएगा जो कि बीच से आएगा। तो ये फोर्सेस दोनों मैंने क्या कर दी? कंबाइन कर दी, है ना? समझना, ये 2 फोर्सेस थी, ये और ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 120 डिग्री पर मुझे F देगा। तो मैंने इनको हटाया और इनका कॉम्बिनेशन छोड़ दिया जो कि मुझे 120 डिग्री पे F दे रहा है। अब रिजल्टेंट 2 फोर्सेस हट गई, सिर्फ 2 बची हैं। इन दोनों का भी FF नेट करके क्या आ जाएगा? 0। वैसे तो शायद क्लास में कराया हुआ है, बट व्हाटएवर। 40 Q and -Q place the vertices of a triangle of side L, then चार्ज Q है, Q है, -Q है। तो इन पे जो नेट फोर्सेस हैं उनका समेशन क्या होगा? इस चार्ज पे देखो जो फोर्सेस बनेंगी वो क्या बनेंगी? पॉजिटिव जो है, सबके लिए अलग रंग इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव से दूर भागेगा इस फोर्स से। ये सभी फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगी, दूरी सेम है, चार्जेस भी सेम है, बस डायरेक्शन का सेंस बदलेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव इसको इधर खींच लेगा F से, तो इसका नेट बनेगा इस तरफ। अच्छा, ये जो नेट बनेगा, ये जो 2 फोर्स इनके बीच में एंगल क्या है? ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इनका नेट बन जाएगा F। तो ये Q की बात हो गई। इस Q को देखो तो ये वाला जो Q है वो रिपल्शन खाएगा इस वाले Q से, तो ये F हो गया। -Q से अट्रैक्ट होगा, ये एंगल 60 है, ये एंगल 120 है, ये फोर्स F है, ये फोर्स F है। तो ये कितने डिग्री एंगल पर आपको ज़्यादा दिखेगा? 60 डिग्री एंगल पे, इस प्रकार से। -Q को अगर आप देखें तो ये जाएगा इधर, अट्रैक्ट होगा, इधर जाएगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। और इसके रिजल्टेंट में अगर आप देखें तो ये बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो ये आपको फोर्स F नहीं मिलेगी, √3F मिलेगी। ये चीज़ थोड़ी सी समझने की यहाँ पे। अब जब हम इन तीनों की तीनों फोर्सेस को कंबाइन करेंगे, F1 को, F2 को और F3 को, तो हमें नेट रिजल्टेंट क्या मिलेगा? तो देखो, एक है ऐसे जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री पे जा रही है? 60 डिग्री पे जा रही है। सो दिस इज F, दिस इज ऑल्सो F। इस वाले F के 2 कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, एक इधर, एक इधर और एक इधर। और इस वाले F के भी 2 कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, एक इधर और एक इधर। जब आप नोटिस करेंगे तो ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट, एंड द आंसर विल बी 0। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप सवाल बनेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होते हैं। 41 क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं।
4 चार्जेस हैं, ये क्लास का क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है, कराया हुआ एज इट इज़। चार्जेस स्क्वायर पे रखे हुए तो फोर्स कितने पे होगी, डिट्टो क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। ये भी इक्विलिब्रियम का सवाल है। 4 चार्जेस माइनस क्यू, ये रहे 4 चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट दी 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, चार्ज क्यू सेंटर पे है, तो क्यू की वैल्यू बतानी। मैंने क्या बोला था, जब वैल्यू बताओ तो कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालो, और जब डिस्टेंस बताना हो तो जिस पे जो भी आपका मिडिल में चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स निकालो। आई थिंक आप कर लोगे, क्लास का ही क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ये भी कराने का कोई पॉइंट था नहीं। फोर्स दे रखी है, चार्ज दे रखा है, ई पूछा है, एफ बराबर क्यू ई। फोर्स है 2.25, चार्ज है 15 टाइम्स 10⁻⁻⁴, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो यहाँ से ई की वैल्यू बनेगी 2.25/15 टाइम्स 10⁻⁻⁴। पॉइंट आएंगे, नीचे आएगा 10⁻², 15 से जाएगा 15 पे, ऊपर आएगा 10⁻⁻2, तो 15 इंटू में 10⁻²। टू 2.25 नीचे आए 10⁻², नीचे 15 जाएगा 15 पे, ठीक है 0.15 बन रहा है। कोई गलती की है क्या हमने, चेक करें एक बार। हमारे पास 2.25 न्यूटन है, चार्ज है 15 इंटू में 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2.25 के नीचे आएगा 15 इंटू में 10⁻⁻⁴। तो 2.25 का पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 15, और 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ पॉजिटिव हो जाएगा। 15 से 15 गया, 10 से 10⁻² गया, 1500। कैलकुलेशन एरर था कोई, तो आपका 1500 न्यूटन पर कूलम हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चंस पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। 1 घंटे से ऊपर हो गया, उसके बाद 2-3 वीडियोस आएंगी, उसमें आपका ये पूरा का पूरी सीरीज़ निपट जाएगी चैप्टर 1 की। फिर ऐसे ही चैप्टर 2, 3 सब में आपको मिलते रहेंगे। जो स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी वो आप ध्यान रखेंगे, विच इज़ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मॉड्यूल कैसे सॉल्व करने हैं। पर डे फ्यू क्वेश्चंस आपको करने हैं, डाउट आएगा तो आप सॉल्यूशन वाली PDF देखेंगे, उसके बाद वीडियोस देख लेना, और उसके बाद भी ना आए तो मुझसे पूछ लेना। आई थिंक ये आपका सब कुछ कवर करा देगा। ओके, बाय बाय।